गांव गरीब किसान मजदूर शोषित पीड़ित वंचित न्याय के देवता रोजगार के मसीहा महंगाई को खत्म कर देने की सांत्वना इनकम टैक्स माफी 35 रुपए डीजल पेट्रोल काला धन और उसके कुल जमा धनराशि के अनुपात में प्रत्येक नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपए आने तक का अनुमान बताकर सबका साथ सबका विकास का वादा वगैरह वगैरह जो कुछ भी जनता को अच्छा लगे ऐसा खुद बोलकर और तमाम संभ्रांत लोगों के माध्यम से प्रचार प्रसार करके सत्ता में पीएम मोदी जी आए। मात्र इन सब दंड फंद से सिर्फ 2014 से 2019 तक का सफर काटा। उसके बाद सन 2019 का जैसे ही चुनाव आया पुराने वायदों को भुलाकर धारा 370, 35A राम मंदिर समेत कई अन्य मुद्दों को प्राथमिकता देकर दोबारा चुनाव लड़ा। लेकिन दूसरी बार सत्ता में आने के बाद तो अर्थव्यवस्था की ऐसी पनौती लगी जिसका मैनेजमेंट अब मीडिया भी कर पाने में असफल रहा। उसके भी हाथ पांव फूलने लगे हैं। अगर मोदी सरकार के बीते 7 सालों में अर्थव्यवस्था की उन्नति की बात करें तो वहां सत्यानाश ही रहा। पीएम मोदी ने अधिक नौकरी, विकास और लाल फीताशाही समाप्त करने का वायदा करके भारत का सबसे बड़ा चुनाव जीता और बड़े सुधारों को लेकर सिर्फ उम्मीदें जगाई। लेकिन उनके 7 सालों के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान उनके आर्थिक आंकड़े बेहद शर्मनाक रहे। ये बात सिर्फ अर्थव्यवस्था को लेकर है, बाकी अन्य उनकी उपलब्धियां हैं वो अलग विषय है। फिलहाल इसमें कुछ हाथ महामारी का रहा, लेकिन अब पूरा श्रेय दिया जाने लगा है और अभी भी अर्थव्यवस्था का उम्मीद से बेहतर खराब प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी जब सत्ता पर काबिज हुए तो उनके शुरुआती कार्यकाल में भारत एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रही। उसके बाद से अब तक भारत ने कैसा विकास प्रदर्शन किया तो इस कड़ी में पहला नंबर आता है सुस्त विकास यानी रुग्ण विकास का। प्रधानमंत्री मोदी जी ने वादा किया था कि वो 2025 तक भारत की जीडीपी को 5 ट्रिलियन यानी 5 लाख करोड़ डॉलर की बना देंगे। हालांकि भले ही उनके प्रवक्ता संबित पात्रा जी 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ के पूछने पर नहीं बता पाए थे, लेकिन उन दिनों मीडिया में सिर्फ 5 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन का पुरजोर तरीके से दम्भ भरा जा रहा था और यह कयास भी लगाए जा रहे थे, क्योंकि अब महंगाई बढ़ने के बावजूद भी देश की अर्थव्यवस्था 3 लाख करोड़ डॉलर तक ही पहुंच पाएगी, यानी 3 लाख ट्रिलियन डॉलर तक ही। कोरोना महामारी से पहले यह माना जा रहा था कि 2025 तक देश की अर्थव्यवस्था 2.6 लाख करोड़ डॉलर पहुंच जाएगी, लेकिन महामारी ने इसमें 200-300 अरब डॉलर की और ही चपत लगा दी। लेकिन मात्र कोरोना ही इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। पीएम मोदी ने जब प्रधानमंत्री का पद संभाला तो उस समय भारत की जीडीपी उच्च स्तर यानी 7-8% थी, जो 2019-20 की चौथी तिमाही के दौरान 10 सालों में सबसे कम स्तर पर यानी 3.1% पर आ गई है। इसके अलावा साल 2016 में नोटबंदी ने 86% से अधिक नगद नोटों को चलन से बाहर कर दिया, लिहाजा अर्थव्यवस्था के पतन की शुरुआत यहीं से हुई और नए टैक्स नियम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जिसे जीएसटी कहा जाता है ने भी व्यापार को तगड़ी मार पहुंचाई। इन दोनों ने मिलकर देश को बड़ी समस्याओं को जन्म दिया, जिसकी वजह से बेरोजगारी भी अपने चरम पर पहुंची। साथ ही रुक रुक कर लगाए गए लॉकडाउन ने तो रोजगार को लकवाग्रस्त ही कर दिया। साल 2017-18 के आंकड़ों के मुताबिक बेरोजगारी बीते 45 सालों में सबसे अधिक यानी 6.1% पर रही। CMIE के हाउस होल्ड सर्वे के मुताबिक यह दर तब से अब तक 2 गुनी हो चुकी है, यानी 2021 में यह 2 गुनी हो चुकी है। पहले 6.1% थी, अब 12.2% आप मान सकते हैं। एक और रिसर्च के मुताबिक साल 2021 की शुरुआत से अब तक 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग अपनी नौकरी गंवा चुके हैं। साथ ही 7.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा पर पहुंच चुके हैं। इस पूरे मामले में अर्थशास्त्रियों की माने तो देश की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए 2 करोड़ नौकरियों की जरूरत है, लेकिन भारत पिछले 1 दशक से
हर साल केवल 43 लाख नौकरियां ही पैदा कर पा रहा है। इसके अलावा जब प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया का नारा दिया और इसकी शुरुआत की, तब यह माना जा रहा था कि लाल फीताशाही को समाप्त करके भारत को वैश्विक उत्पादन का पावर हाउस बनाया जाएगा। उसी दौरान लक्ष्य रखा गया कि उत्पादन को जीडीपी का 25% हिस्सा बनाया जाएगा, लेकिन बीते 7 सालों में इसका शेयर 15% पर ही लुढ़क गया। सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स डेटा एंड एनालिसिस के मुताबिक इस सेक्टर की सबसे बुरी हालत ये हुई कि मैन्युफैक्चरिंग की नौकरियां बीते 5 सालों में आधी हो गई हैं। यहाँ तक कि मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान भारत बांग्लादेश जैसे छोटे प्रतिद्वंदी देशों से भी मार्केट शेयर हार चुका है। निर्यात के मामले में बांग्लादेश ने भारत से ज्यादा वृद्धि दर्ज की है, जबकि उसका अहम उद्योग वस्त्रों पर ही टिका हुआ है। फिलहाल मोदी सरकार बार बार आत्मनिर्भरता का नारा दे रही है। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अगर बात करें तो मोदी सरकार की पिछली सरकार की तुलना में अधिक तेजी से हाईवेज बना रही है। पिछली सरकार ने 8 से 11 किलोमीटर प्रतिदिन हाईवे बना रही थी, तो वहीं मोदी सरकार 36 किलोमीटर प्रतिदिन हाईवे बना रही है। अगर ऊर्जा तरक्की की बात करें तो सौर और पवन ऊर्जा में भारत की क्षमता बीते 5 सालों में दोगुनी हुई है। इस समय वो 100 गीगावाट है, जिसकी 2023 तक क्षमता बढ़कर 175 गीगावाट होने की संभावना है। लेकिन अर्थशास्त्रियों ने मोदी जी की अधिकतर लोक लुभावन योजनाओं को स्वीकार किया है, बल्कि इन योजनाओं में खुले में शौच, गरीबों के घरों को पाइपलाइन से पानी पहुंचाना आदि भी शामिल है। लेकिन एक कमी यह भी निकलकर सामने आई है कि अधिकतर शौचालय का इस्तेमाल भी नहीं हो पा रहा है। ऐसी चुनौतियां भी सामने हैं। इसके अलावा खर्चे भी बढ़ रहे हैं। टैक्स या निर्यात से उतनी कमाई नहीं हो पा रही है। इसने अर्थशास्त्रियों को भारत के बढ़ते राजकोषीय घाटे को लेकर चिंताएं बढ़ाई हैं। कुछ भी हो, लेकिन मोदी सरकार की यह बड़ी उपलब्धि रही है। डिजिटल पेमेंट के जरिए भारत ने एक वैश्विक नेता के तौर पर छलांग लगाई है और इसके लिए सरकार समर्थित पेमेंट सिस्टम का शुक्रगुजार होना पड़ेगा। मोदी जी ने जनधन योजना के जरिए करोड़ों गरीब परिवारों को बिना तामझाम के बैंक खातों की सहूलियत दी और उन्हें औपचारिक अर्थव्यवस्था में दाखिल किया। बैंक खाते और उनमें पैसा जमा करने की दर बढ़ी, जो कि एक अच्छा संकेत रहा। हालांकि कई रिपोर्ट्स यह भी बताती हैं कि कई लोग इन अकाउंट्स को अब इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर स्वास्थ्य संबंधी खर्चों पर बात करें तो पिछली सरकारों की तरह यह सरकार भी स्वास्थ्य सेवा को लगातार नजरअंदाज कर रही है। दुनिया में भारत ऐसे देशों में शामिल है जहां स्वास्थ्य सेवाओं पर सबसे कम सार्वजनिक धन खर्च किया जाता है। अगर कृषि सेक्टर की बात करें तो भारत में काम करने वाली उम्र की आधी से अधिक जनसंख्या कृषि क्षेत्र के रोजगार में ही लगी हुई है, लेकिन इसका जीडीपी में योगदान बहुत कम है। कृषि क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। बाजार समर्थित कृषि कानूनों के पिछले साल पास किए जाने के बाद गुस्साए किसानों का इसको लेकर प्रदर्शन जारी है। उनका कहना है कि यह कानून उनकी आय को कम कर देगा, जबकि पीएम मोदी ने वादा किया था कि वे किसानों की आय दोगुनी करेंगे और उसे अभी भी दोहरा रहे हैं कि नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों में झूठ फैलाया जा रहा है। सीएमआई के मुताबिक यह तभी संभव हो पाएगा जब भारत निजी निवेश में दोबारा बढ़ोतरी की जाए, जो कि 16 सालों में अपने सबसे कम स्तर पर है और संभवतः प्रधानमंत्री जी के लिए यह सबसे बड़ी आर्थिक चुनौती है। अब आगे देखने वाली बात यह होती है कि वर्तमान केंद्र सरकार इन सभी चुनौतियों और तमाम अन्य चुनौतीपूर्ण मुद्दों से कैसे सामना करती है।